विशाल मुगल साम्राज्य में बादशाह अकबर का शासन न्याय, वैभव और शांति के लिए प्रसिद्ध था। उनकी राजधानी आगरा समृद्धि के शिखर पर थी और बादशाह के प्रिय नवरत्नों में से एक बीरबल की चतुराई के चर्चे हर गली कूचे में होते थे। किंतु हाल ही में आगरा की सदियों पुरानी शांति भंग हो गई। शहर में अचानक चतुर डाकुओं के एक ऐसे गिरोह का आतंक फैल गया जिसने सबको हैरान कर दिया। ये डाकू साधारण चोर नहीं थे। वे अत्यंत संगठित, फुर्तीले और योजनाबद्ध तरीके से काम करते थे। उनकी खासियत यह थी कि वे केवल सबसे धनी व्यापारियों के घरों को ही निशाना बनाते, खजाने चुराते, लेकिन अपने पीछे मिट्टी का एक कण तक नहीं छोड़ते थे जिससे पुलिस या कोतवाल उन्हें पकड़ सके। डाकुओं की बढ़ती हिम्मत ने धीरे धीरे शाही दरबार तक को चिंतित कर दिया। जब लगातार तीसरी बार एक बड़े व्यापारी का सारा माल गायब हो गया, तब हताश बादशाह अकबर ने अपना सिंहासन छोड़कर सीधे बीरबल की ओर देखा। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, ये कैसी विपदा है? ये डाकू नहीं, कोई प्रेत लग रहे हैं जो हवा में गायब हो जाते हैं। बीरबल हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए खड़े हुए। उन्होंने अदब से झुककर कहा, जहां पनाह, घबराइए नहीं। ये प्रेत नहीं, बल्कि बेहद चतुर और लालची इंसान है जो अपने दिमाग का इस्तेमाल मिट्टी की तरह कर रहे हैं, जिसे वे पीछे नहीं छोड़ते। यदि वे भूत होते तो उन्हें भौतिक खजाना चुराने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बादशाह अकबर के माथे पर पड़ी चिंता की लकीरें बीरबल के आत्मविश्वास भरे शब्दों से थोड़ी कम हुई। तो फिर तुम क्या करोगे बीरबल? इन्हें पकड़ने का कोई निशान ही नहीं है। बीरबल ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए उत्तर दिया, महाराज, एक डाकू की सबसे बड़ी गलती उसका लालच होती है। हम उन्हें खुले में पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। इसके बजाय हम उनके लिए एक ऐसा जाल बिछाएंगे जो दिखने में बेशकीमती खजाना लगे, पर असल में वो एक ऐसी पहेली हो जिसका जवाब केवल एक लालची चोर ही दे सकता है। यह कहकर बीरबल ने तुरंत अपने गुप्तचरों को बुलाने का आदेश दिया। उनका इरादा था कि वे खुद शहर में सबसे बड़े और सबसे सुरक्षित खजाने का झूठा ऐलान करवाएंगे। ये नई रणनीति निश्चित रूप से उन चालाक डाकुओं को मैदान में उतरने के लिए मजबूर कर देगी। कुछ ही क्षणों में बीरबल के सबसे अनुभवी और भरोसेमंद गुप्तचर उनके सामने उपस्थित थे। बीरबल ने उनकी ओर देखकर रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया और उन्हें विस्तृत निर्देश दिए। तुम्हें पूरे आगरा में ये अफवाह फैलानी होगी कि शाही खजाने में समय का दर्पण नामक एक अभूतपूर्व रत्न रखा गया है। बीरबल ने फुसफुसाते हुए कहा, और इसकी सुरक्षा इतनी तगड़ी है कि इसे छूने की कोशिश करने पर तुरंत अलार्म बज जाएगा। इसे केवल एक ही तरह से निष्क्रिय किया जा सकता है। खजाने के द्वार पर एक गूढ़ पहेली लिखी है, और जो चोर लालच में सबसे पहले इस पहेली का सही उत्तर बोलेगा वही खजाना पा सकेगा। बीरबल ने गुप्तचरों को हिदायत दी कि वे जानबूझकर ये पहेली अधूरी लीक करें। ये खबर आग की तरह पूरे शहर में, विशेषकर अपराधियों की दुनिया में फैल गई। डाकुओं के सरगना तक जब यह सूचना पहुंची कि आगरा का सबसे सुरक्षित खजाना अब बस एक चाबी यानी एक पहेली के उत्तर के इंतजार में है, तो उनका लालच आसमान छू गया। वे तुरंत इस जाल में फंसने की योजना बनाने लगे। डाकुओं का सरगना, जो खुद को कालिया कहता था, उसने तुरंत अपने चतुर और लालची डाकुओं की एक टोली तैयार की। कालिया ने अपने साथियों को अंधेरे में फुसफुसाते हुए कहा, यह पहेली बीरबल का अंतिम दाव है, लेकिन हमें उसका दाव उसी पर पलटना है। हमें रात के पहर में ही महल के बाहरी घेरे तक पहुंचना होगा। गुप्तचरों ने संकेत दिया है कि खजाने का द्वार किस ओर है। बाकी की जानकारी हमें वहां मिलेगी। याद रहे, हमें बस जल्दी करनी है और लालच में आकर पहले उत्तर देना है। उनकी आंखें खजाने के सोने की चमक से पहले ही चौंधिया रही थी। उन्होंने तुरंत अपनी चालाकी भरी योजना को कार्यान्वित करना शुरू कर दिया। वे जानते थे कि अगर वे सफल हुए तो उनकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। रात के सन्नाटे में
वे चुपके से शाही महल की बाहरी दीवारों की ओर बढ़ चले, पूरी तरह से बीरबल द्वारा बिछाए गए लालच के जाल में फंस चुके थे। बीरबल एक गुप्त स्थान से सब देख रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। कुछ ही देर में वे 4 चतुर डाकू उस विशेष स्थान पर पहुंच गए जहां महल की बाहरी दीवार में एक छोटी सी दरार थी, जिसके बारे में उन्हें बताया गया था। खजाने के विचार से उनका दिल जोरों से धड़क रहा था। उन्होंने दबे पांव उस दरार को टटोला और अंदर से सावधानीपूर्वक एक ताड़पत्र या मुड़ा हुआ कागज निकाला। उनके चेहरे पर तत्काल विजय की चमक आ गई। उन्होंने जल्दी से मशाल की हल्की रोशनी में वो पत्र खोला। उस पर बीरबल की तीक्ष्ण लिखावट में सिर्फ 2 पंक्तियां थी। पहला, सत्य दूसरे की छाया के नीचे छिपा है। चाबी वहां है जहां शहंशाह के घोड़े पानी पीते हैं। डाकुओं ने एक दूसरे को देखा और तुरंत समझ गए कि उन्हें शाही अस्तबल के पास मौजूद हौज, पानी का टैंक तक पहुंचना है। बिना एक पल गवाए वे खजाने की लालसा में उस दिशा में भागे। उन्हें पता नहीं था कि बीरबल ने हौज के पास एक दूसरा और भी ज्यादा जटिल जाल बिछा रखा था। बीरबल अपने गुप्तचरों के साथ कुछ ही दूरी पर छिपे थे। उन्होंने मंद मुस्कान के साथ अपने एक वफादार सिपाही को धीरे से सिर हिलाकर आगे बढ़ने का इशारा किया। अब खेल पूरी तरह से शुरू हो चुका था। डाकू हाफते हुए अस्तबल के विशाल हौज के किनारे पहुंचे। उनकी आंखें चाबी की तलाश में हौज के चारों ओर की दीवारों और पत्थरों को टटोलने लगी। वे अभी पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर ही रहे थे कि तभी हौज के मध्य से एक जोरदार छपाक की आवाज आई। बीरबल के गुप्त निर्देश पर सिपाही ने पानी में एक बड़ी पुरानी चाबी का प्रतिरूप, रिप्लिका, फेंक दिया था, जिसके साथ एक चमकीला पीतल का सिक्का बंधा था। डाकुओं की आंखें पानी में गिरती उस चमक पर टिक गई। उसी क्षण बीरबल के दूसरे सिपाही ने हौज के दूसरे छोर से एक भारी तेल लगी हुई रस्सी खींचकर चुपके से पानी में डाल दी। अब डाकुओं के सामने 2 भरम थे, चमकीली चाबी को पानी में खोजना या इस रहस्यमय रस्सी को बाहर खींचना। लालच और हड़बड़ी में वे ये भूल गए कि उनके पीछे से चुपचाप कुछ और भी सरक रहा था, जो बीरबल का असली दाव था। डाकुओं का सरदार, जिसे चतुर कहा जाता था, पानी में हिलते हुए उस चमकीले पीतल के सिक्के को देखकर अपनी आंखें मलने लगा। यही असली खजाने की चाबी है। वो रस्सी सिर्फ हमें भटकाने के लिए डाली गई है, उसने चिल्लाया और 2 अन्य डाकुओं के साथ हौज के किनारे तेजी से झुक गया, पानी में हाथ डालने को तैयार। जैसे ही उनका ध्यान पूरी तरह पानी के भीतर की चमक पर केंद्रित हुआ, तभी हौज के ठीक पीछे बनी ऊंची दीवार की ओट से बीरबल के सबसे फुर्तीले सिपाही चुपचाप बाहर निकले। उनके हाथों में मजबूत, तेल और काली मिट्टी से सने हुए बेहद बारीक धागों के विशाल जाल थे। अगले ही पल डाकुओं को संभलने का मौका भी नहीं मिला। भारी जाल हवा में उड़ते हुए उन पर तेजी और सटीकता से गिरे। वे पूरी तरह से लपेटे गए। उनके हाथ पैर तुरंत बंध गए। हड़बड़ी में कोई डाकू न तलवार निकाल पाया, न भाग पाया। लालच और भ्रम के कारण उनकी बुद्धि ने काम करना छोड़ दिया था और बीरबल का असली दाव सफल हो चुका था। जैसे ही डाकुओं की अंतिम फुसफुसाहटें और निराशा भरी आहें धीमी पड़ी, एक जोरदार, संयमित ठहाका गूंज उठा। ये और कोई नहीं, स्वयं बीरबल थे, जो हौज के पास बने एक छोटे बुर्ज, वॉच टावर से नीचे उतर रहे थे। उनके चेहरे पर गहरी और निश्चिंत मुस्कान थी। फंसे हुए डाकुओं के सरदार का चेहरा अपमान और क्रोध से लाल था। उसने जाल के भीतर से ही चीख कर कहा, "यह छल है। हमने तुम्हारे लालच का फायदा उठाया और तुमने..." बीरबल ने उसे बीच में ही रोक दिया। "लालच? हां, सोने की चमक ने मेरी आंखों को कुछ देर के लिए चौंधियाया जरूर, परंतु तुम्हारी अति आत्मविश्वास भरी सादगी ने मुझे असली खेल समझा दिया। जिस पल तुम हौज की ओर मुड़े, मुझे ज्ञात हो गया कि तुम लालच से नहीं,
बल्कि किसी विशेष संकेत की प्रतीक्षा में थे। उन्होंने अपने एक सिपाही को संकेत किया, जाओ, इन्हें ले जाकर सीधे बादशाह अकबर के सामने पेश करो। इन चतुर डाकुओं को अब समझ आएगा कि दिल्ली के न्याय की पकड़ इनके तेल लगे धागों से कहीं ज्यादा मजबूत है। सारे डाकू सिर झुकाए खड़े थे। उनका दर्प मिट्टी में मिल चुका था। कुछ ही क्षणों में वे सिर झुकाए हुए डाकू भारी सुरक्षा के बीच बादशाह अकबर के शाही दरबार में पेश किए गए। दरबार में सन्नाटा था। बादशाह ने क्रोध और जिज्ञासा के मिले जुले भाव से बीरबल की ओर देखा, जो अत्यंत शांत खड़े थे। बीरबल, अकबर ने अपनी भारी आवाज में पूछा, क्या यही वे चतुर डाकू हैं जिनकी प्रशंसा पूरे शहर में थी? क्या ये इतने मूर्ख थे कि तुम्हारे एक ही जाल में फंस गए? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। जहांपनाह, ये मूर्ख नहीं बल्कि अत्यधिक चालाक है। इनकी बुद्धि इन्हें ले डूबी। मैंने सोने की चमक से नहीं बल्कि हौज के पानी की सतह पर बने एक अति सूक्ष्म निशान से इन्हें पहचाना। उन्होंने आगे बढ़कर हौज में इस्तेमाल किए गए धागे के टुकड़े को दिखाया। इनकी योजना बेहतरीन थी, लेकिन इन्हें यह नहीं पता था कि पानी और तेल कभी मिलते नहीं। तेल लगे धागों ने पानी की सतह पर एक बारीक सी परत बना दी थी। ये परत ही इनके धोखे का संकेत थी। इन्होंने सोचा कि दिल्ली की न्याय व्यवस्था सिर्फ जमीनी सबूत देखती है, पर इन्हें हवा और पानी में छिपे संकेतों का ज्ञान नहीं था। डाकुओं का अहंकार अब शर्म में बदल चुका था। उन्हें एहसास हुआ कि वे सोने की चोरी में नहीं बल्कि बीरबल की बुद्धिमानी की कसौटी पर पकड़े गए थे। ये सुनकर बादशाह अकबर का चेहरा गर्व और प्रसन्नता से चमक उठा। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, वाह बीरबल, तुम सचमुच बुद्धि के सागर हो। तुमने न केवल चोरी का पता लगाया बल्कि चोरों की रणनीति को भी धूल चटा दी। ये तो पानी की सतह पर तैरते धोखे को पहचानना हुआ। धन की चोरी तो कोई भी करता, पर यह बुद्धिमत्ता की चोरी थी जिसमें तुम विजय हुए। डाकुओं ने अब अपने हथियार डाल दिए। उनके नेता ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बीरबल ने हमें सोने की चोरी के लिए नहीं बल्कि हमारे झूठे अहंकार के लिए पकड़ा है। हम अपनी मूर्खता स्वीकार करते हैं। अकबर ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया कि इन डाकुओं को कारागार में बंद कर दिया जाए। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए बीरबल को गले लगाया और उन्हें बहुमूल्य रत्नों का हार भेंट करते हुए कहा, बीरबल, तुम दिल्ली सल्तनत का सबसे अनमोल रत्न हो। दरबार में उपस्थित सभी दरबारी और सिपाही बीरबल की इस अद्वितीय युक्ति पर चकित रह गए। तालियों की गड़गड़ाहट बहुत देर तक गूंजती रही। अकबर ने बीरबल को अपने पास बिठाया और उत्सुकता से पूछा, बीरबल, धन की चोरी करने वाले डाकुओं को फंसाने के लिए तुम कोई भी जाल बिछा सकते थे, पर तुमने उनके अहंकार को ही क्यों चुना? बीरबल ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, ये डाकू आम चोर नहीं थे। इन्होंने चोरी इसलिए की ताकि दुनिया को ये दिखा सके कि वे कितने बुद्धिमान हैं। उनका अतिआत्म विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। मैंने केवल उन्हें वह मंच दिया जिस पर खड़े होकर उन्होंने स्वयं अपनी हार सुनिश्चित कर ली। बुद्धि की जंग में अहंकार हमेशा हारता है, फिर चाहे वो चोर का हो या किसी राजा का। अकबर ये जवाब सुनकर बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि डाकुओं से जब्त किया गया सारा धन राजकोष में जमा करने के बजाय गरीब जनता में बांट दिया जाए ताकि चोरी के नुकसान की भरपाई हो सके। उस दिन पूरे सल्तनत में बीरबल की बुद्धिमानी की कहानियां गूंज उठीं। इस शानदार जीत के बाद वे डाकू, जिनका अहंकार मिट्टी में मिल चुका था, जेल की सलाखों के पीछे बैठकर बीरबल की रणनीति पर विचार करते रहे। उन्हें यह समझ आ गया था कि अति आत्मविश्वास ने ही उन्हें मात दी है। बीरबल ने उन्हें सिर्फ हराया नहीं था बल्कि उन्हें सबक भी सिखाया था कि चोरी की बुद्धिमानी ईमानदारी की सूझबूझ के सामने टिक नहीं सकती। बादशाह अकबर ने बीरबल के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्हें बुद्धि का सागर की उपाधि से नवाजा और उनकी सुरक्षा के लिए
शाही अंगरक्षकों की संख्या बढ़ा दी। हालांकि बीरबल ने विनम्रता से उपहारों को अस्वीकार कर दिया और कहा, जहांपनाह की खुशी ही मेरा सबसे बड़ा इनाम है। इस घटना के बाद सल्तनत में कोई भी अपराधी ये दुस्साहस नहीं कर पाता था कि वो शाही खजाने या जनता की संपत्ति को हाथ लगाए। बीरबल का नाम अब केवल न्याय का प्रतीक नहीं, बल्कि अपराधियों के लिए एक डर बन चुका था। ये घटना एक मिसाल बन गई कि तलवार से ज्यादा धार बुद्धि में होती है। किंतु ये शांति एक तूफान के आने से पहले की खामोशी मात्र थी। सल्तनत की हद से परे मेवाड़ और मालवा के जंगलों में एक ऐसे गिरोह ने जन्म लिया जो अपनी क्रूरता से नहीं, बल्कि अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता के लिए कुख्यात हुआ। उन्हें चतुर चालबाज कहा जाता था। उनका मुखिया उस्ताद नाम का एक रहस्यमय व्यक्ति था, जो मानता था कि अगर बीरबल तलवार पर बुद्धि की श्रेष्ठता साबित कर सकते हैं, तो वो भी उस बुद्धि को मात दे सकता है। एक अमावस्या की रात, जब पूरा आगरा गहन निद्रा में था, शाही अनाज गोदाम से तजब की सफाई से सोना और जरूरी दस्तावेज चोरी हो गए। सबसे हैरत की बात यह थी कि चौकीदार जागे हुए थे, ताले टूटे नहीं थे और चोरी का कोई भौतिक निशान नहीं था। बस गोदाम की दीवार पर स्याही से लिखा एक छोटा सा संदेश था, बुद्धि का सागर, अब अपनी गहराई नापो। इस दुस्साहस ने अकबर को क्रोधित कर दिया और बीरबल के सामने एक ऐसी चुनौती खड़ी कर दी जिसका हल तलवार नहीं, केवल तर्क की सबसे तीखी धार निकाल सकती थी। अकबर का क्रोध शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने तुरंत बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलवाया। बीरबल, ये हमारे शासन पर एक सीधा वार है। तुम क्या सोचते हो? ताले नहीं टूटे, चौकीदार जागे हुए थे, फिर भी चोरी हो गई। बीरबल ने शांत मुद्रा में बादशाह की ओर देखा। उन्होंने पहले घटनास्थल का मुआयना किया था और अब वो उस स्याही वाले संदेश के अर्थ को उलट पलट रहे थे। जहां पनाह, बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, ये चोर निस्संदेह अत्यंत चतुर है, लेकिन उनका सबसे बड़ा सुराग यही घमंड है। ये चोरी शारीरिक बल से नहीं, सूक्ष्मता और योजना से हुई है। और जब कोई चोर स्वयं को बुद्धिमान कहता है, तो वो अनजाने में स्वयं को पकड़वाने की रस्सी थमा देता है। बीरबल ने अपनी रणनीति तैयार की। उन्होंने अगले ही दिन आगरा के हर चौराहे पर यह घोषणा करवा दी, राजधानी में जिस बुद्धि के सागर को चुनौती दी गई है, वो बीरबल अब उन चोरों को स्वयं चुनौती देता है। मैं जानता हूं कि तुम चतुर हो, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। जो भी व्यक्ति इन दस्तावेजों को गुप्त रूप से लौटा देगा, उसे माफ कर दिया जाएगा, अन्यथा मेरी अगली चाल उसे सीधा काल कोठरी तक ले जाएगी। ये घोषणा पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। चोरों ने बीरबल की सीधी चुनौती पर गुप्त रूप से विचार करना शुरू कर दिया। शहर के बाहरी इलाके में टूटी हुई मीनार के नीचे चोरों का सरदार कालिया अपने साथियों के साथ बैठा था। उसके चेहरे पर बीरबल की घोषणा के कारण चिंता और उत्तेजना का अजीब मिश्रण था। बीरबल ने हमें सीधे चुनौती दी है, कालिया ने गंभीर स्वर में कहा। माफी का यह प्रस्ताव केवल लालच नहीं, ये बीरबल का पहला जाल है। वो चाहता है कि हम डरकर कागज लौटा दें और उस प्रक्रिया में अपनी पहचान उजागर कर दें। एक अन्य चतुर चोर, जिसका नाम दमन था, बोला, तो क्या हम चुप बैठें सरदार? क्या हम उसकी अगली चाल का इंतजार करें? कालिया हंसा, उसकी आंखें चमक उठीं। नहीं, हम उसे दिखाएंगे कि बुद्धि के सागर को चुनौती देना कितना महंगा पड़ सकता है। हम कागज नहीं लौटाएंगे, बल्कि हम उसकी चाल को ही पलट देंगे। हम एक खाली संदूक भेजेंगे, जिसमें कागज नहीं, बल्कि एक गुप्त पहेली होगी। ये पहेली उसे बताएगी कि खेल अभी तत्म नहीं हुआ है। उन्होंने तुरंत एक गोपनीय दूत को तैयार किया, जिसे ये खाली संदूक आधी रात को चुपचाप शाही दरबार के द्वार पर छोड़ आना था। बीरबल को यह जताने के लिए कि चतुर चोर अभी भी एक कदम आगे थे। अगली सुबह दरबार के सुरक्षा कर्मी दरवाजे पर रखे उस अजीब संदूक को देखकर तुरंत चौकन्ने हो गए।
उन्होंने बिना देरी किए बीरबल को सूचित किया। बीरबल, जो पहले से ही किसी अप्रत्याशित घटना का इंतजार कर रहे थे, शांत भाव से वहां पहुंचे। संदूक खुलते ही वहां बहुमूल्य कागजात न पाकर दरबारी निराश हुए, पर बीरबल की आंखों में एक तीखी चमक थी। संदूक के तल में एक छोटा, सावधानी से मोड़ा गया कागज का टुकड़ा पड़ा था। बीरबल ने उसे उठाया। उस पर लिखा था, न सोना न चांदी, पर हर आग को भाता हूं। मैं कल रात तुम्हारे बीच से गुजर कर आया हूं। मुझे ढूंढो या शाही टजाना खाली होगा। ये तो बस शुरुआत है, बुद्धि के सागर। बीरबल की मुस्कान गहरी हो गई। उन्होंने पहेली दरबारियों को दिखाई। क्या खूब! डाकू अब कागजात की बात नहीं कर रहे, बल्कि सीधे चुनौती दे रहे हैं। ये साफ है कि उन्होंने किसी ऐसी वस्तु को निशाना बनाया है जो खजाने से भी ज्यादा महत्व रखती है। लगता है अब हमें चोरों को नहीं, बल्कि उनकी बुद्धि को पकड़ना होगा। अगले दिन इस अनोखे न्याय की खबर तेजी से आगरा की गलियों में फैल गई। लोगों ने रायचंद के धोखे और बीरबल की बुद्धिमत्ता की चर्चा हर नुक्कड़ और चौपाल पर की। खासकर तेल के निशान वाली पहेली ने लोगों को चौंका दिया और बीरबल की तीक्ष्ण बुद्धि की दाद दी। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल को बहुमूल्य मोतियों की माला भेंट की और घोषणा की कि अब से बीरबल का न्याय शाही न्याय का प्रतीक माना जाएगा। इस घटना ने साम्राज्य के भ्रष्ट अधिकारियों और छिपे हुए लालची डाकुओं, जैसा कि रायचंद बन चुका था, में एक भय पैदा कर दिया। वे समझ गए थे कि अब उनकी छोटी से छोटी चाल भी बीरबल की सूक्ष्म दृष्टि से नहीं बच सकती। लालची अधिकारियों का सिर शर्म से झुक गया, जबकि ईमानदार लोगों में आशा का संचार हुआ। बीरबल का नाम सिर्फ बुद्धिमान सलाहकार के रूप में नहीं, बल्कि गरीबों के रक्षक और न्याय के देवता के रूप में अमर हो गया। हालांकि ये न्याय सिर्फ एक शुरुआत थी। हिंदुस्तान में अभी भी कई ऐसे शातिर चोर थे जिनकी पहुंच और गुरु रायचंद से कहीं अधिक था, और जल्द ही एक नया चतुर डकैत दरबार के लिए एक और बड़ी चुनौती लेकर आने वाला था। कुछ ही हफ्ते बीते थे कि पूरे आगरा शहर में एक नई दहशत का माहौल छा गया। ये दहशत किसी छोटे मोटे चोर की नहीं, बल्कि चतुर सिंह नामक एक ऐसे डकैत की थी जिसकी बहादुरी और छलकपट की कहानियां जंगल की आग की तरह फैल रही थी। चतुर सिंह ने खुलेआम मुगल सल्तनत को चुनौती दी। एक चांदनी रात, जब शाही खजाने की सुरक्षा सबसे कड़ी मानी जाती थी, चतुर सिंह और उसके गिरोह ने किले की दीवारों को बिना किसी शोर के पार कर लिया। उन्होंने सोना या जवाहरात नहीं चुराए, बल्कि वो बहुमूल्य शाही तलवार चुराई जो विशेष रूप से बादशाह अकबर के सिंहासन के पीछे सुशोभित रहती थी। सुबह जब तलवार गायब मिली और पहरेदार सोते हुए पाए गए, तो अकबर का गुस्सा आसमान छू गया। तलवार की जगह एक कागज का टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था, बादशाह सलामत, आपकी बुद्धिमत्ता और बीरबल की चतुराई की बहुत प्रशंसा सुनी है। ये तलवार वापस तभी मिलेगी जब बीरबल स्वयं इसे मुझसे मांगने आएंगे, और वह भी मेरे नियमों के अनुसार, अकेले और बिना किसी हथियार के। ये चुनौती सीधे बीरबल के ज्ञान और बादशाह के मान को ललकार रही थी। बादशाह अकबर ने वो कागज बीरबल के सामने फेंकते हुए गरज कर कहा, देखा बीरबल, ये कैसी गुस्ताखी है। हमारी शान में इतनी बड़ी सेंध, और ये चोर हमें ही नियम बता रहा है। बीरबल ने अत्यंत शांत भाव से उस चुनौती भरे संदेश को पढ़ा। उनके चेहरे पर क्रोध नहीं, बल्कि एक हल्की सी मुस्कान थी, मानो वो किसी पहेली को सुलझा रहे हों। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, क्रोध न करें। ये चोर स्वयं हमें अपने पास आने का निमंत्रण दे रहा है। ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। मैं चुनौती स्वीकार करता हूं। उन्होंने कहा, मैं अवश्य जाऊंगा, अकेले और बिना किसी शस्त्र के, जैसा कि उसने मांगा है। लेकिन चोर को यह याद रखना होगा कि तलवार केवल लोहे की नहीं होती, दिमाग की धार उससे कहीं अधिक तेज होती है। अकबर कुछ शांत हुए, पर चिंता उनके माथे पर साफ थी।
तुम अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो। बीरबल, उस धूर्त का ठिकाना क्या है? बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा, बस मुझे एक दिन का समय दीजिए हुजूर। मैं उस कागज और उस चोर की चतुराई के पीछे छिपे रहस्य को सुलझाऊंगा। कल शाम तक या तो तलवार वापस आ जाएगी या मैं उस चालाक डाकू का नाम और पता आपके सामने रखूंगा। दरबार समाप्त होने के तुरंत बाद बीरबल ने वो रहस्यमय कागज उठाया जिसमें चोर ने अपनी चुनौती लिखी थी। कागज की लिखावट बड़ी सधी हुई थी, जिसमें कोई जल्दबाजी नहीं थी। ये किसी पेशेवर चोर का नहीं, बल्कि एक अहंकार से भरे चतुर व्यक्ति का काम था। बीरबल ने वो पूरा दिन उस पत्र की तह तक जाने में बिता दिया। उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी कि चोर को तलवार के सोने या हीरों से कोई मतलब नहीं है। उसे चाहिए शोहरत। वो चाहता है कि लोग उसकी बुद्धिमत्ता की बात करें। ये एक ऐसी पहेली थी जिसका समाधान केवल चालाकी से नहीं, बल्कि अहंकार पर चोट करके किया जा सकता था। शाम होते ही बीरबल ने एक नई योजना बनाई। उन्होंने अपने भरोसेमंद सेवकों को बुलाया और उन्हें निर्देश दिया, शहर के हर प्रमुख चौराहे पर यह घोषणा करवा दो कि बीरबल उस डाकू को ढूंढ नहीं पाया, बल्कि ये ऐलान करो कि बादशाह अकबर अब अपनी तलवार से ज्यादा उस चोर की बुद्धि के कायल हो गए हैं और वो चोर से मिलना चाहते हैं। ये संदेश साधारण नहीं था। ये उस चालाक डाकू के लिए निमंत्रण था जो अपनी प्रशंसा सुने बिना रह नहीं सकता था। अब इंतजार था उस क्षण का जब अहंकार की धार चोरी की धार से टकराएगी। खबर पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। डाकुओं का सरदार, जिसे चतुर सिन्हा के नाम से जाना जाता था, अपने गुप्त ठिकाने पर बैठकर इस घोषणा को सुन रहा था। उसके चेहरे पर गर्व की एक मुस्कान तैर गई। देखा, बीरबल भी अंततः हार मान गया। चतुर सिंह ने अपने साथियों से कहा, और बादशाह खुद हमारी बुद्धिमत्ता को सलाम कर रहे हैं। अब तक मैंने धन चुराया था, अब मैं सम्मान चुराऊंगा। उसके एक पुराने और समझदार साथी ने संदेह व्यक्त किया, सरदार, ये बीरबल की चाल हो सकती है। हमें इस प्रशंसा पर मोहित नहीं होना चाहिए। ये शहद लपेट कर दिया गया जहर है। नहीं, चतुर सिंह ने अपनी मूछों पर ताव देते हुए उत्तर दिया, बीरबल चालाक है, पर वो ये नहीं जानता कि एक कलाकार अपनी कला का सम्मान होते देखना चाहता है। जब बादशाह खुद मिलने के इच्छुक है तो मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता। मैं जाऊंगा, लेकिन मैं बीरबल के जाल में फंसने नहीं जा रहा। मैं उनका जाल तोड़ने जा रहा हूं। उसी रात चतुर सिंह ने सावधानी से वेश बदलकर बादशाह से मिलने के लिए दरबार की ओर रुख किया। अनजाने में बीरबल की बिछाई शतरंज की बिसात पर पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम रख दिया। महल की भारी भरकम दीवारों के पास पहुंचते ही चतुर सिंह ने अपनी सतर्कता चरम पर कर ली। उसका वेशभूषा इतनी सामान्य थी कि कोई भी पहरेदार उसे एक मामूली मुसाफिर या व्यापारी समझकर अनदेखा कर देता। उसने चुपचाप एक ऐसे प्रवेश द्वार से अंदर कदम रखा जिसके बारे में केवल महल के कुछ खास लोग ही जानते थे। अंदर एक दरबारी पहले से ही इंतजार कर रहा था, जिसके चेहरे पर रहस्य और भय का मिश्रण था। बादशाह सलामत ने आपको सीधे परीक्षा कक्ष में बुलाया है, दरबारी ने दबी आवाज में फुसफुसाया। सावधान रहिएगा, वहां की हवा भी सच उगलवाती है। चतुर सिंह जानता था कि बीरबल ने सिर्फ भेंट के लिए नहीं बुलाया होगा। वो दरबारी के पीछे पीछे उस कक्ष की ओर बढ़ा। कक्ष में प्रवेश करते ही तेज रोशनी और एक अजीब सी चुप्पी ने उसका स्वागत किया। फर्श पर प्राचीन मूर्तियों की बिसात बिछी थी और कमरे के कोने में एक छोटी सी चौकी पर सम्राट अकबर शांत मुद्रा में बैठे थे, लेकिन उनकी आंखें नहीं, बल्कि उनका मुकुट चतुर सिंह को घूर रहा था। बीरबल कहीं नजर नहीं आ रहा था। ये एक मनोवैज्ञानिक द्वंद्व की शुरुआत थी। चतुर सिंह ने स्वयं को शांत रखा। उसने एक पल के लिए सम्राट के मुकुट की ओर देखा, जो रोशनी के कारण अधिक चमक रहा था, और फिर अपने चेहरे पर कृत्रिम विनम्रता का भाव ले आया। कक्ष की घुटन और ये मनोवैज्ञानिक चुप्पी असहनीय थी।
उसने मन ही मन सोचा, ये तो सीधे सीधे बीरबल का मायाजाल है। वो कहीं आसपास ही छिपा होगा, मेरी पहली प्रतिक्रिया को भांपने के लिए। जहां पनाह, चतुर सिंह ने अपनी आवाज में हल्की सी मिठास घोलते हुए कहा, हमें बीरबल साहब ने बुलाया था। अगर आपने मुझे खास भेंट के लिए बुलाया है तो कृपया आज्ञा दें। मैं जानता हूं कि आपका समय कितना बहुमूल्य है। सम्राट अकबर ने कोई उत्तर नहीं दिया। उनकी भंगिमा इतनी स्थिर थी जैसे वह किसी पत्थर की बनी प्रतिमा हो। ठीक तभी फर्श पर बिछी प्राचीन मूर्तियों की बिसात के बीच से एक धीमी, नियंत्रित खनकदार आवाज गूंजी। चतुर सिंह, आपकी विनम्रता सराहनीय है, आवाज ने कहा, लेकिन आपका दिल तेजी से धड़क रहा है और मेरे जाल में फंसने की घबराहट आपके माथे पर साफ दिख रही है। चतुर सिंह चौंक गया। उसने नीचे देखा। बीरबल बिसात के बीच एक गुप्त द्वार से झांक रहा था। उसके हाथ में कागज का एक छोटा सा रोल था। चतुर सिंह का चेहरा अचानक भय और अपमान से तमतमा उठा। उसने झट से अपनी कमर पर हाथ रखा। जहां एक तलवार होनी चाहिए थी, पर वो खाली थी। बीरबल अब पूरी तरह से बाहर निकल आया था। अपने कपड़े झाड़ते हुए वो मंद मंद मुस्कराया। आप तलवार भूल गए थे, चतुर डाकू। या शायद आपने सोचा था कि एक कीमती उपहार लेकर आए अतिथि को हथियार की जरूरत नहीं होगी। उसने कागज का रोल खोलकर सम्राट अकबर की ओर बढ़ा दिया। जहां पनाह, ये वही बेजोड़ उपहार नहीं है जो ये महाशय दिखाने आए थे। ये वो सूची है जो आपने कल रात आगरा के सबसे बड़े व्यापारी के तहखाने से चुराई थी। गहने, नकद और शाही मोहरे। बीरबल ने गर्व से कहा। सम्राट अकबर ने अंततः अपनी चुप्पी तोड़ी। उनकी आंखें अब क्रोध से धधक रही थी। तो तुम चतुराई का स्वांग रचकर मेरे दरबार में घुसने की हिम्मत की? बीरबल, बताओ तुमने इसे कैसे पहचाना? चतुर सिंह को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई हो। उसकी सारी योजना एक पल में विफल हो चुकी थी। अकबर ने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखा। उनका गुस्सा सातवें आसमान पर था। शीघ्र बताओ बीरबल, तुमने इसे कैसे पहचाना कि ये एक महाशय नहीं बल्कि एक चोर है? बीरबल ने बड़ी विनम्रता से झुककर कहा, जहां पनाह, इसकी चतुराई ही इसका पतन बनी। मैंने देखा कि जो व्यक्ति अपने उपहार का इतना बढ़ा चढ़ाकर बखान कर रहा था, वो भीतर से बहुत बेचैन था। कोई भी दरबारी व्यापारी अपने सबसे बड़े दिन पर इतना तनावग्रस्त नहीं होता। बीरबल ने आगे स्पष्ट किया, लेकिन सबसे बड़ी चूक सूची में थी। मैंने कल रात ही शाही खजाने के तहखाने की जांच की थी। उस स्थान की मिट्टी और वहां रखे गए पुराने चंदन की गंध बहुत विशिष्ट थी। ये गंध जहां पनाह इस महाशय के कीमती कपड़ों से आ रही थी। एक व्यापारी तहखाने की गंध लेकर दरबार में नहीं आता। और जब मैंने उस सूची को देखा तो वो चोरी के माल का सटीक लेखा जोखा था, न कि किसी बेजोड़ उपहार की सूची। चतुर सिंह अब अपनी चतुराई पर पछता रहा था। उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा था कि बीरबल उसकी गंध तक भांप लेंगे। बादशाह अकबर इस चौंकाने वाले खुलासे से हतप्रभ थे। उनकी आंखें गर्व से चमक उठीं, लेकिन साथ ही धोखेबाजी पर क्रोध से भी भर गई। बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारे जैसा बुद्धिमान इस दुनिया में कोई नहीं, अकबर ने जोर से कहा। फिर उन्होंने क्रोध भरी दृष्टि चतुर सिंह की ओर घुमाई। क्या तुम समझते थे कि तुम अपनी झूठी शान और कागज के इस टुकड़े से हमें मूर्ख बना सकते हो? मेरे खजाने को लूटने की हिम्मत। चतुर सिंह का आत्मविश्वास अब पूरी तरह टूट चुका था। पकड़े जाने की घबराहट में उसके मन में अब केवल भागने का विचार था। उसने एक झटके में अपनी कमर में छिपाई हुई छोटी कटार निकाली और रक्षकों की ओर लपकने की कोशिश की, लेकिन शाही अंगरक्षक पहले से ही सतर्क थे। बिजली की गति से उन्होंने उसे दबोच लिया और कटार जमीन पर गिर गई। बीरबल ने शांत स्वर में आदेश दिया, इसे कालकोरी में डालो और तुरंत शाही खजाने का लेखा जोखा लो।
चोर का पता लगने से बड़ी कोई खुशी नहीं। जहांपनाह। अकबर का चेहरा अब क्रोध से अधिक राहत और प्रशंसा से दमक रहा था। उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाई। तुमने लाज रख ली, बीरबल। जिस चोर ने 3 बार शाही सुरक्षा को भेदने की कोशिश की, उसे तुमने इतनी सहजता से पकड़ लिया। तुम्हारी बुद्धि को सलाम। अभी ये बातचीत चल ही रही थी कि मुख्य खजांची भागा भागा वापस आया। उसके चेहरे पर भय और उलझन के भाव थे। उसने झुककर सलाम किया और कांपते हुए बोला, जहांपनाह, जांच पूरी हो गई। ये बड़ी अजीब बात है। शाही खजाना पूरी तरह सुरक्षित है। कोई मोहर, कोई जेवर अपनी जगह से नहीं हिला। अकबर भौंचक के रह गए। क्या? खजाना सुरक्षित है? फिर ये चतुर सिंह इतनी बड़ी जोखिम क्यों उठा रहा था? दीवार तोड़ने और अंगरक्षकों को चकमा देने का क्या औचित्य था, अगर उसे चोरी करनी ही नहीं थी? बीरबल ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। यहीं पर इस अपराधी की चतुराई छिपी है। जहांपनाह, ये चोरी का मामला नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा षड्यंत्र है। ये केवल एक संकेत या चुनौती देने के लिए किया गया कृत्य था। उन्होंने रक्षकों को आदेश दिया, काल कोठरी में जाकर इससे पूछताछ शुरू करो। हमें इसकी असली मंशा जाननी होगी। ये सुनकर अकबर की भौहें तंग गई। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। षड्यंत्र? और ये केवल एक संकेत था? उन्होंने संदेहपूर्वक पूछा। लेकिन बीरबल, अगर इसे खजाना नहीं चाहिए था तो ये इतनी मेहनत क्यों करता? और चुनौती कैसी? जैसे ही रक्षक चतुर सिन्हा को कालकोठरी की ओर खींचकर ले जाने लगे, उस चोर ने अचानक अपना सिर घुमाया और सीधा बीरबल की आंखों में देखा। उसकी मुस्कुराहट अब रहस्यमय से अधिक अहंकारी लग रही थी। बीरबल ने उस दृष्टि को पढ़ा। जहांपनाह, बीरबल ने धीरे से कहा, इसका उद्देश्य यह सिद्ध करना था कि अगर कोई चाहे तो आपकी सबसे अभेद्य दीवारों को भी भेद सकता है। यह प्रदर्शन हमारे राज्य के व्यापारियों और नागरिकों के बीच असुरक्षा का भाव पैदा करने के लिए किया गया है। इसने चोरी नहीं की ताकि हम इसे साधारण चोर समझकर तुरंत मौत न दें और इसे अपनी बात रखने का समय मिल जाए। अकबर ने गहरी सांस ली। तो ये केवल एक प्यादा है और इसके पीछे कोई बड़ी शक्ति काम कर रही है। ये कोई साधारण चोर नहीं है। जहांपनाह, बीरबल ने सहमति व्यक्त की। ये हमारे राज्य की शांति और व्यापार पर सीधा हमला है। ये संदेश दिया गया है कि जब राजधानी सुरक्षित नहीं तो प्रांत कैसे होंगे। लेकिन हर अहंकारी प्रदर्शन के पीछे एक कमजोरी छिपी होती है। अकबर ने उत्सुकता से बीरबल की ओर देखा। तो हमें अब क्या करना चाहिए? क्या हम इस प्यादे से सच उगलवाएं? नहीं महाराज, उससे कुछ भी जबरन निकलवाना बेकार है। वो वही बताएगा जो उसे बताने के लिए सिखाया गया है। हमें उसे पकड़ना होगा जो इस प्रदर्शन का लाभ उठाने की प्रतीक्षा कर रहा है। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया। ये चतुर डाकू जानता है कि हमने उसकी पहली चाल भांप ली है, इसलिए वो जल्द ही अपनी योजना को पूर्ण करने के लिए दूसरा, शायद और भी बड़ा दांव खेलेगा। अकबर ने सिर हिलाया। तो तुम चाहते हो कि हम उन्हें दूसरा मौका दें? जी महाराज, हमें सुरक्षा को दोगुना करने का नाटक करना होगा, जिससे उन्हें लगे कि हम चिंतित हैं, पर साथ ही जानबूझकर एक गुप्त द्वार ढीला छोड़ना होगा। हम चोर को नहीं, बल्कि उसके डर और लालच को जाल में फंसाएंगे। असली डाकू वही होगा जो इस नई कमजोरी का फायदा उठाने आएगा। ने एक गहरी सांस ली। ये एक खतरनाक दाव है बीरबल। अगर ये डाकू हमारे अनुमान से भी अधिक चतुर निकला तो? बीरबल मुस्कुराए। महाराज, डाकू कितना भी चतुर क्यों न हो, लालच उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। डाकू की चाल पर डाका डालने का इससे बेहतर तरीका नहीं है। कल से ही पूरे शहर में ये अफवाह फैलवा दीजिए कि हमने सुरक्षा कर्मी दुगने कर दिए हैं और रात दिन पहरा चल रहा है। अगले 2 दिन तक महल के हर कोने में अत्यधिक सख्ती दिखाई गई। नए पहरेदार नियुक्त किए गए और हर दरवाजा जोरदार तरीके से बंद किया जाने लगा।
ताकि शोर दूर तक जाए। लेकिन रात के तीसरे पहर में बीरबल स्वयं चुपके से उत्तरी गलियारे के उस पुराने तहखाने वाले गुप्त द्वार के पास गए, जिसे उन्होंने जानबूझकर हल्का सा खुला रखा था। उन्होंने दरवाजे के पास मिट्टी की एक पतली परत बिछा दी ताकि डाकू के पैरों के निशान मिल सके। अब उन्हें बस इंतजार था कि कौन इस खुले निमंत्रण को स्वीकार करता है। रात का सन्नाटा गहरा हो चुका था। बीरबल अपनी जगह बिल्कुल शांत, किसी पत्थर की मूर्ति की तरह बैठे थे। कुछ क्षणों बाद एक अत्यंत बारीक, लगभग सुनाई न देने वाली चर्र की आवाज आई। गुप्त तहखाने का दरवाजा अब थोड़ा और खुल गया था। बीरबल की निगाहें तुरंत नीचे बिछाई गई मिट्टी की परत पर गई। उन्हें आशा थी कि अब कोई पदचिन्ह बनेगा, चाहे वो जूते का हो या नंगे पैर का। लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे पर आश्चर्य का भाव आ गया। मिट्टी जस की तस थी, कोई हलचल नहीं हुई थी। फिर भी उन्हें हवा में किसी की मौजूदगी महसूस हुई। बीरबल ने गर्दन ऊपर उठाई। उन्होंने देखा कि तहखाने के खुले द्वार से होता हुआ छत की एक बीम से बंधा हुआ रेशम की महीन रस्सी का उपयोग करते हुए एक काली आकृति चुपचाप नीचे उतर रही थी। वो डाकू जमीन पर पैर रखने से बच रहा था। डाकू रस्सी के सहारे हवा में लटकता हुआ आया और बड़ी कुशलता से मिट्टी के बिछावन के ठीक ऊपर से होता हुआ तहखाने के अंधेरे में समा गया। बीरबल समझ गए, ये डाकू पैरों के निशान नहीं, बल्कि अपने दिमाग के बल पर चोरी करता है। बीरबल उसी जगह बिना हिले डुले खड़े रहे। उनकी आंखें तहखाने के उस संकरे मुंह पर टिकी थी। डाकू अंदरूनी काम बड़ी फुर्ती और खामोशी से निपटा रहा होगा। ये डाकू सिर्फ माल चुराने नहीं आया था, बल्कि वो अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन कर रहा था। बीरबल को चुनौती पसंद आई। उन्होंने तुरंत स्थिति का जायजा लिया। चोर ने प्रवेश करते समय कोई निशान नहीं छोड़ा, और जब वो बाहर निकलेगा तब भी वो रस्सी का उपयोग करके हवा में ही रहेगा। तो फिर सबूत क्या होगा? ये समझकर कि पारंपरिक तरीके यहां काम नहीं करेंगे, बीरबल ने तुरंत अपनी रणनीति बदली। उन्होंने फैसला किया कि वो डाकू को चोरी करते हुए नहीं पकड़ेंगे, बल्कि कुछ ऐसा करेंगे जिससे डाकू खुद अपने जाल में फंस जाए। बीरबल ने बड़ी तेजी से अपने कुर्ते की जेब से केसर और चूने से भरी एक छोटी पुड़िया निकाली। उन्होंने झुककर तहखाने के ठीक खुले मुहाने के चारों ओर मिट्टी के बिछावन को छूने से ठीक पहले की जगह पर वो महीन चूर्ण चुपचाप छिड़क दिया। ये निशान पैरों का नहीं होगा, बल्कि डाकू की चोरी की गति का प्रमाण बनेगा। उन्होंने अब सिर्फ डाकू के बाहर आने का इंतजार करना था। बीरबल ने सांस रोकी और गहन अंधेरे में प्रतीक्षा की। उनकी निगाहें तहखाने के मुहाने पर टिकी थी। कुछ ही पलों में उन्हें जमीन के नीचे से एक धीमी खसखस की आवाज सुनाई दी। जल्द ही एक काली छाया बड़ी तेजी से तहखाने से बाहर निकली। वो चालाक डाकू था, जिसने अपने कीमती माल को एक कपड़े की गठरी में कसकर लपेटा हुआ था। डाकू ने चारों ओर देखा, संतुष्टि से सिर हिलाया और अपनी पूरी गति से महल की पिछली दीवार की ओर भागा। बाहर निकलते समय उसका भारी पायजामा और गठरी का निचला सिरा बीरबल द्वारा बिछाए गए केसर और चूने के महीन चूर्ण से जा टकराया। डाकू को जरा भी ध्यान नहीं हुआ कि उसने अनजाने में अपने अपराध का सबसे पक्का प्रमाण अपने साथ चिपका लिया है। बीरबल ने संतोष भरी मुस्कान के साथ देखा कि डाकू की गठरी और उसके पायजामे पर अब हल्के नारंगी रंग की एक अदृश्य पट्टी बन चुकी थी, जो रात के अंधेरे में किसी को दिखाई नहीं देती, पर सुबह की रोशनी में उसे पकड़वाने के लिए काफी थी। बीरबल जानता था कि अब खेल शुरू हो चुका है। रात काफी हद तक गुजर गई। बीरबल ने चुपचाप अपने सेवक को बुलाया और उसे हिदायत दी कि वो सूर्योदय से पहले ही नगर के सभी प्रमुख मार्गों पर और दरवाजों पर सावधानी से चौकसी बढ़ा दे। उन्होंने विशेष रूप से ये देखने को कहा कि कोई व्यक्ति अपने कपड़ों या गठरी पर अनोखे हल्के नारंगी रंग के धब्बे लिए तो नहीं घूम रहा है। भोर होते ही
शाही खजाने की चोरी की खबर आग की तरह पूरे महल में फैल गई। बादशाह अकबर क्रोध से तमतमा रहे थे। उन्होंने तुरंत बीरबल को दरबार में तलब किया। बीरबल, ये कैसी गुस्ताखी है? महल के भीतर से चोरी? तुम कहते थे कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता के सामने कोई अपराधी टिक नहीं सकता। अकबर गरजे, अब बताओ, उस चतुर डाकू को कैसे पकड़ोगे जिसने हमारी नाक के नीचे से चोरी की? बीरबल ने शांति से सिर झुकाया। जहांपनाह, डाकू चतुर जरूर था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जाते जाते उसने खुद ही अपनी पहचान का सबसे पक्का सबूत पेश कर दिया है। अपराधी ने जाने अनजाने में अपने अपराध की एक रंगीन कहानी अपने कपड़ों पर लिखवा ली है। आज नगर में जो भी व्यक्ति थोड़ा भी संदेहजनक लगे, उसे दरबार में पेश किया जाए। अकबर का माथा अब भी गर्म था, लेकिन बीरबल के आत्मविश्वास को देखकर उन्होंने तुरंत आदेश जारी किया। जाओ, बीरबल के कहे अनुसार नगर के हर संदेहास्पद व्यक्ति को अभी इसी क्षण दरबार में पेश किया जाए। शाही फरमान सुनते ही सिपाही तेजी से पूरे नगर में फैल गए। शाम होते होते कोतवाल 3 व्यक्तियों को पकड़ कर लाए। ये तीनों अलग अलग पेशों के थे। एक इत्र बेचने वाला, एक रंगसाज, रंगने वाला कारीगर और तीसरा एक साधारण मजदूर। बीरबल ने तीनों का ध्यान से निरीक्षण किया। इत्र वाले के वस्त्रों से सुगंध आ रही थी। रंगसाज के कपड़ों पर विभिन्न रंगों के छींटे थे और मजदूर के हाथ मिट्टी से सने थे। अकबर ने अधीर होकर पूछा, बीरबल, तुमने कहा था रंगीन कहानी। इन तीनों में से किसके कपड़ों पर वो कहानी लिखी है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, डाकू ने चोरी करते समय जल्दबाजी में कपड़ों पर नहीं, बल्कि अपनी त्वचा पर वो रंगीन कहानी लिख ली है। अपराधी इन तीनों में से ही है, और ये कहानी रंग के धब्बों में नहीं, बल्कि एक खास प्रकार की चमक में छिपी है। उन्होंने इत्र बेचने वाले की ओर इशारा किया। डाकू ये है। अकबर का माथा ठनका। चमक? बीरबल, ये कैसा प्रमाण है? तुम केवल एक अंदाजा लगा रहे हो। ये व्यक्ति इत्र बेचता है। इसके शरीर पर सुगंध या तेल की चमक होना स्वाभाविक है। तुम्हें तुरंत इसका ठोस प्रमाण देना होगा। इत्र बेचने वाले के चेहरे पर पसीना आ गया, पर उसने साहस बटोरते हुए कहा, जहांपनाह, मैं बेकसूर हूं। ये मंत्री मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। बीरबल ने अपनी उंगली उस डाकू के हाथ की हथेली की ओर की। जहांपनाह, आपका शाही खजाना जिस कक्ष में था, उसकी सुरक्षा के लिए हाल ही में दीवारों पर अभ्रक तेल का लेप किया गया था। इस तेल की विशेषता यह है कि यह केवल काली या रात की रोशनी में ही तीव्र रूप से चमकता है। अगर यह व्यक्ति निर्दोष है, तो इसके हाथों पर वो असाधारण चमक नहीं होगी। उन्होंने तुरंत एक सिपाही को आदेश दिया कि कक्ष की सभी रोशनियां बुझा दी जाएं। जैसे ही अंधेरा हुआ, इत्र बेचने वाले के हाथ अभ्रक की तरह जोर से दमकने लगे। वो चमक इतनी तेज थी कि सभासद हैरान रह गए। पकड़े जाने की सच्चाई सामने आते ही इत्र बेचने वाला थरथर कांपने लगा। उसकी आंखें फैल गई और उसने तुरंत भागने की कोशिश की, लेकिन शाही सिपाहियों ने तत्परता से उसे दबोच लिया। जहांपनाह, अकबर का चेहरा अब क्रोध से लाल था। बीरबल, उन्होंने गरज कर कहा, यह तेल इस पर कैसे लगा? क्या इसने खजाने के कक्ष को छुआ था? बीरबल ने शांत मुद्रा में उत्तर दिया, जी जहांपनाह, यह डाकू बहुत चतुर था। इसने चोरी करने से पहले अभ्रक तेल की गंध को दबाने के लिए अपने हाथों पर भारी मात्रा में इत्र मला था। लेकिन जब इसने तिजोरी से सोना निकाला, तो दीवारों पर लगा तेल अनजाने में इसके हाथों पर लग गया। दिन की रोशनी में तेल की चमक दिखाई नहीं देती थी, और इत्र की तेज महक के कारण कोई गंध पहचान नहीं पाया। मैंने केवल यह सुनिश्चित किया कि रात के अंधेरे में अभ्रक की वो असाधारण चमक इसे धोखा दे जाए। चोर ने अपना सिर शर्म से झुका लिया। अब उसे अपने अपराध को स्वीकार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं मिला। अकबर ने तुरंत उसे कारागार में डालने का आदेश दिया और एक बार फिर बीरबल की बुद्धिमत्ता के आगे नतमस्तक हुए।
बादशाह अकबर ने बड़े स्नेह और गर्व से बीरबल की ओर देखा। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता को कोई माप नहीं सकता। तुम साधारण चीजों में भी असाधारण सत्य और समाधान ढूंढ निकालते हो। सचमुच तुम्हारे बिना मेरा ये दरबार, मेरा ये शासन अधूरा है। अकबर ने तुरंत खजांची को आदेश दिया कि बीरबल को सोने की मोहरों से भरी हुई एक थैली भेंट की जाए। बीरबल ने झुककर ये भेंट स्वीकार की। हालांकि चोर पकड़ा जा चुका था और धन वापस मिल चुका था, लेकिन बादशाह के मन में अभी भी एक सवाल कौंध रहा था। उन्होंने बीरबल से पूछा, परंतु बीरबल, एक बात बताओ। वो चोर इतना चतुर था कि उसने हमारे तमाम पहरेदारों को चकमा दे दिया था। फिर वो तुम्हारी तेल और अभ्रक की मामूली चाल में इतनी आसानी से कैसे फंस गया? उसकी चतुराई कहाँ चली गई? बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने जवाब दिया, जहांपनाह, चतुराई और लालच में एक बारीक अंतर होता है। लालच बड़ी से बड़ी चतुराई को भी अंधेरा दिखा देता है। बादशाह अकबर ने अपनी दाढ़ी सहलाई। उनका माथा हल्का सिकुड़ा हुआ था। तुम्हारा अर्थ क्या है, बीरबल? ये कैसी पहेली है? समझाऊं कि उस धूर्त व्यक्ति के मन में ऐसा क्या हुआ कि उसने अपनी वर्षों की समझदारी को ताक पर रख दिया? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहांपनाह, जब किसी अपराधी को लगता है कि वो कानून से एक कदम आगे निकल चुका है, तो उसमें अहंकार आ जाता है। वो तेल और अभ्रक, मायका, सिर्फ जाल नहीं था, वो उस चोर के लिए एक प्रलोभन था। जब उसने देखा कि अंधेरे में भी जमीन पर कुछ कीमती चीज चमक रही है, जिसे उसने हीरे या सोने का टुकड़ा समझा, तो उसके दिमाग ने खतरा नहीं देखा, बल्कि सिर्फ पुरस्कार देखा। उसने सोचा, जब वो इतनी बड़ी चोरी को सफलतापूर्वक अंजाम दे सकता है, तो एक छोटी सी अतिरिक्त लूट उठाना तो बच्चों का खेल है। यही अतिआत्म विश्वास और लालच उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गए। अकबर ने लंबी सांस ली, अर्थात लालच ने उसकी आंखें बंद कर दी। परंतु बीरबल, अकबर ने पूछा, उस तेल और अभ्रक का क्या हुआ? वह चोर तो रात के अंधेरे में भाग गया होगा। उस चमक को कहां तक ढूंढा जा सकता था? बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, वो तेल सामान्य नहीं था, उसमें अभ्रक मिला हुआ था, जो चोर के जूतों के तलवों पर ऐसे चिपक गया जैसे मछली पर जाल। चोर ने महल से बाहर निकलते ही अपनी गति तेज कर दी होगी, और हर कदम के साथ उसने जमीन पर उस चिपचिपे मिश्रण की एक महीन, चमकीली लकीर छोड़ दी। सूर्य की पहली किरण निकलते ही हमारे गुप्तचरों ने उस रास्ते का अनुसरण किया। हल्की रोशनी में भी वो अभ्रक चमका। वो लकीर हमें सीधा शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराने कुएं के पास बने खंडहर तक ले गई। चोर को ये आभास भी नहीं हुआ कि उसने खुद ही अपने पकड़े जाने का निशान बना दिया है। सुबह की पहली किरण पड़ी और चोर तथा चोरी का सारा सामान वहीं से बरामद हुआ। अकबर ने राहत की सांस ली। धन्य है बीरबल, तुमने उस चतुर चोर को उसकी ही चतुराई से मात दे दी। बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। जहांपनाह, मैंने केवल मानवीय स्वभाव और छोटी छोटी गलतियों का अध्ययन किया था। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, वो तो ठीक है, पर वो चिपचिपा पदार्थ और ये चमकता हुआ अभ्रक, मायका, क्या था? तुम्हें कैसे पता चला कि चोर यही निशान छोड़ेगा? बीरबल ने समझाया, महाराज, चोर ने चालाकी से अंधेरे में छिपने के लिए उस गंदी, तंग गली को चुना। उस गली में पुरानी मशीनों का तेल और ग्रीस फैला रहता है, परंतु चोर को यह याद नहीं रहा कि चोरी करने से पहले वो जिस कारखाने के पास से गुजरा था, वहां मूर्तियों और बर्तनों को चमकाने के लिए अभ्रक के चूरे का इस्तेमाल होता था। उसके कपड़ों पर वो महीन चूरा पहले से चिपका हुआ था। जब वो चिपचिपे तेल से गुजरा, तो तेल ने उस चमकते चूरे को मजबूती से पकड़ लिया। वो जहां जहां गया, वो लकीर उसे पकड़वाने का सबूत बन गई। चोर रास्ते में चालाक था, पर अपनी तैयारी में मूर्ख रह गया। सारा दरबार बीरबल की बुद्धिमत्ता पर वाहवाही कर उठा।
अकबर ने चोर को कड़ी सजा सुनाने का आदेश दिया। अकबर ने संतुष्टि से बीरबल की ओर देखा और गर्व से मुस्कुराए। उन्होंने घोषणा की कि बीरबल को उनके इस अद्वितीय कार्य के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की जाएंगी। ठीक उसी क्षण सजा सुनाया गया चोर, जिसे सिपाही काल कोठरी की ओर ले जा रहे थे, रुका और जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी में हार की निराशा नहीं, बल्कि एक अजीब सी चुनौती थी। उसने दरबार की ओर मुड़कर चिल्लाया, जहां पनाह, बीरबल की बुद्धिमत्ता को मैं सलाम करता हूं, पर यह समझ लीजिए कि जिस डाके की आपने सजा सुनाई है, वो तो महज एक छोटी सी चूक थी। मैं तो सिर्फ उस बड़े खेल का एक मोहरा हूं। सारा दरबार सन्न रह गया। चोर ने आगे कहा, हमारा समूह, जिसे लोग चतुर डाकुओं का गिरोह कहते हैं, वो जल्द ही कुछ ऐसा करने वाला है जिससे पूरे हिंदुस्तान की नींव हिल जाएगी। हमारी असली योजनाएं इतनी पेचीदा है कि बीरबल की रोशनी भी उन तक नहीं पहुंचेगी। अकबर का माथा ठनका। ये धमकी खाली नहीं थी। उन्होंने तुरंत बीरबल की ओर देखा, जिनकी आंखों में अब एक नई चुनौती की चमक थी। बीरबल, अकबर ने कठोर स्वर में कहा, इस डाकू का समूह कौन है, ये पता लगाओ। इससे पहले कि वे कोई बड़ी वारदात करें, उन्हें पकड़ना ही होगा। बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। उनकी आंखों में चिंता की परछाई नहीं थी, बल्कि एक शांत आत्मविश्वास था। जहां पनाह, आपकी आज्ञा सर आंखों पर। यह डाकू सिर्फ एक मुखौटा है, असली खतरा इसकी जुबान में छिपा है। मैं वचन देता हूं कि चतुर डाकुओं की चतुराई को जल्द ही आपकी सेवा में नतमस्तक करवा दूंगा। डाकू को तुरंत शाही कारागार में भेज दिया गया। अकबर ने दरबार बर्खास्त किया और बीरबल को अपने साथ निजी कक्ष में ले गए। क्या यह डाकू सच कह रहा है, बीरबल? अकबर ने चिंतित होकर पूछा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इस बार उन्होंने चेतावनी दी है, जो उनकी पिछली वारदातों से अलग है। ये डाकू समूह सिर्फ धन नहीं, बल्कि दहशत फैलाना चाहता है। मुझे उनके शब्दों में छिपे संकेत ढूंढने होंगे। तुम्हारी योजना क्या है? मुझे 3 दिन का समय दीजिए। मैं इस मामले की तह तक जाने के लिए भेस बदलकर निकलूंगा। ये डाकू साधारण चोर नहीं, बल्कि बुद्धिजीवी है। और बुद्धिजीवियों का पता महलों में नहीं, बल्कि उन गलियों में चलता है जहां अफवाहें और नए विचार जन्म लेते हैं। बीरबल ने तुरंत अपना जासूस तंत्र सक्रिय करने का मन बना लिया। बीरबल ने तुरंत अपने कक्ष में जाकर राजसी वस्त्रों को उतार फेंका और एक साधारण धूल धूसरित फकीर या कथावाचक का भेस धारण कर लिया। महंगे जवाहरातों की जगह उनके हाथ में एक पुरानी टूटी हुई वीणा थी और कंधे पर एक जीर्ण शीर्ण झोला। अपनी पहचान छिपाने के लिए उन्होंने चेहरे पर कृत्रिम थकावट और गरीबी का भाव ला दिया। रात गहरा रही थी जब बीरबल ने गुप्त द्वार से महल छोड़ा। उन्होंने सीधे शहर के सबसे व्यस्त और बदनाम अड्डे, जिसे लोग गपशप का चौराहा कहते थे, का रुख किया। ये वो जगह थी जहां शाम होते ही बेरोजगार, व्यापारी और बागी विचार वाले लोग इकट्ठा होते थे। एक टूटे हुए चबूतरे पर बैठकर बीरबल ने वीणा पर हल्की सी धुन छेड़ी। उनकी आंखें झुकी थी, जैसे वह दुनिया से विरक्त हों, पर उनके कान खुले थे। उन्हें डाकुओं के नहीं, बल्कि डाकुओं के कारनामों पर होने वाली खुसुर पुसुर और उनकी बहादुरी की प्रशंसा में छिपी जानकारी की तलाश थी। उन्हें यकीन था कि डाकू अपनी कहानियां सुनकर जरूर उत्साहित होते होंगे और वही कोई न कोई गलती करेंगे। बीरबल की वीणा की धुन में एक अजीब सी कशिश थी। वो धुन शहर के डर और डाकुओं के आतंक को एक साथ दर्शा रही थी, जिसने लोगों की बेचैनी को और बढ़ा दिया। धीरे धीरे चबूतरे के पास भीड़ जमा होने लगी। कुछ अपनी उदासी भुलाने आए थे, तो कुछ हालिया डकैतियों पर उत्तेजित चर्चा करने। कुछ ही देर में बीरबल ने महसूस किया कि उनके आसपास बैठी कानाफूसी की तीव्रता बढ़ गई है। भीड़ के किनारे 3 हटे-कटे जवान बैठे थे, जिनकी आंखें चमकीली और बोली रुखी थी।
उनमें से एक ने जोर से हंसते हुए कहा, भाई, उस रात की बात क्या बताओ जब हमने कोतवाल की नाक के नीचे से खजाना उठाया था। अगर हमारे सरदार की चालाकी न होती तो ये काम असंभव था। बीरबल ने वीणा पर अपनी उंगलियों की गति धीमी कर दी, मानो वो संगीत में और भी गहरे खो गए हों। उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि ये सामान्य दर्शक नहीं है, मछली कांटे में फंसने वाली थी। उन्होंने जानबूझकर अपनी धुन में एक खास स्थानीय लोकगीत मिला दिया, एक ऐसा गीत जो उन डाकुओं के कबीले में बहादुरी दर्शाने के लिए प्रसिद्ध था। उनका निशाना सीधा था, उनके गर्व को और बढ़ाना। तीनों डाकुओं की आंखें अब वीणा वादक पर टिक गई। ये गाना उनके समुदाय की पहचान था और उन्हें लगा कि ये व्यक्ति उनकी बहादुरी को समझ रहा है। तीसरा डाकू उत्साह से बोला, वाह, क्या धुन छेड़ी है भाई। ये संगीत उस रात की याद दिलाता है जब हमने सोने की ईंटों को छू लिया था। पहला डाकू, जिसकी आंखें शिकारी की तरह थीं, थोड़ा आगे झुका और धीमी आवाज में फुसफुसाया, खजाना उठाना आसान नहीं था, लेकिन सबसे मुश्किल था उस बुद्धिमत्ता को पार करना जो खजाने की रक्षा करती थी। कोतवाल तो सिर्फ कठपुतली था। उसने गर्व से सीना फुलाया, असली कहानी हमारे सरदार की है। उन्होंने कहा था, ताला तोड़ना ताकत है, पर ताले को खुद से खुलवाना कला है। और उन्होंने एक गुप्त संकेत का इस्तेमाल किया जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। बीरबल खुद भी उस चाल को नहीं पकड़ पाते। बीरबल ने अपनी उंगलियों को वीणा के तारों पर थाम लिया। ये उनकी अपेक्षा से भी आसान हो रहा था। अब उन्हें उस गुप्त संकेत के बारे में जानना था। उन्होंने केवल एक शब्द में प्रतिक्रिया दी, जैसे वो खुद से बात कर रहे हों। संकेत। डाकू, जिसकी पहचान अब तक भोला थी, उत्साहित हो उठा। उसे लगा कि वो बीरबल जैसे बुद्धिमान व्यक्ति के सामने अपने सरदार की महानता सिद्ध कर रहा है। संकेत नहीं जनाब, भोला फुसफुसाया, वो तो एक आदत थी जिसे सरदार ने पकड़ा। शाही खजाने की तिजोरी एक विशेष समय पर दम ए सुबह, सुबह की सांस लेती थी। बीरबल ने भौहें चढ़ाई। पहेली मत बुझाओ। नहीं, पहेली नहीं। पहरेदार हर रोज ठीक ब्रह्मा मुहूर्त में अपनी चौकी बदलता था और ताले को एक बार जांचने के लिए छूता था। सिर्फ छूता। उस स्पर्श से ताले की कमजोरी उजागर हो जाती थी, एक पल के लिए। सरदार ने उसी क्षण का लाभ उठाया। उन्होंने एक साधारण चाबी के आकार की मगर अत्यंत पतली चीज का इस्तेमाल किया। वो चाबी ताले को खोलने के लिए नहीं, बल्कि उसे सिर्फ पुचकारने के लिए थी। ये ऐसा था जैसे ताले से पूछा जा रहा हो, क्या तुम तैयार हो? और ताला बिना प्रतिरोध के झुक गया। बीरबल ने अब वीणा को पूरी तरह से शांत कर दिया। ये सरदार साधारण चोर नहीं था, वो मनोविज्ञान का खिलाड़ी था। और तुम जानते हो ये सरदार कहाँ है? बीरबल ने आवाज धीमी की। वीणा ने अपनी आंखों में डर लिए बीरबल की ओर देखा। नहीं बीरबल जी, वो तो हवा की तरह आया और गायब हो गया। वो इतना तेज और धूर्त था कि उसे पकड़ना नामुमकिन था। शायद वो अब शहर की सीमा पार कर चुका होगा। बीरबल ने अपनी दाढ़ी सहलाई। उनकी आंखों में गहरी सोच थी। धूर्तता का मतलब भागना नहीं होता वीणा। सबसे धूर्त चोर वो होता है जो चोरी करने के बाद सबसे सुरक्षित जगह पर रहता है।